हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक तिवारी सर फ्रॉम अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, उसमें हम करने जा रहे हैं आज लेक्चर नंबर 7। बहुत सारे लेक्चर्स हम पहले भी कर चुके हैं। जो बच्चे केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या गॉस थ्योरम या कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन बस देखने के लिए आए हैं तो ठीक है, पर यदि आप चैप्टर को तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आपको एक बार शुरू से स्टार्ट करना चाहिए। आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट को देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर्स को आराम से लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। और उससे पहले मैं आपको कह दूं कि भाई क्या करना है आपको। यदि आपको सही लग रहा है तो आपको करना होगा इसे सब्सक्राइब। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कर दीजिएगा लाइक। और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर, जो हमारा कटनी में है, वहाँ पर जाकर ऑफलाइन भी कोचिंग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करें आज का हमारा टॉपिक। आज देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ बहुत लंबे टॉपिक नहीं है, सिंपल है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम एंड इट्स प्रूफ के बारे में। देन हम थर्ड टॉपिक, ये देखिए लास्ट में लिखा है, मैंने सोचा गॉसियन सरफेस पहले बताना चाहिए इसलिए थर्ड ये किया और ये फोर्थ किया। फिर हम पढ़ेंगे गॉसियन सरफेस क्या होती है। देन हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉसेस थ्योरम, कि गॉस थ्योरम का यूज करते हुए कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो 4 टॉपिक है हमारे पास, इजीली हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है हमारे पास पहला टॉपिक? पहला टॉपिक है सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखो भाई नया कॉन्सेप्ट है, या शायद आप लोगों ने यदि अपने स्कूल में टीचर से पढ़ा होगा तो समझ में भी आ गया होगा। आपको बताऊं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये है कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक एरिया है। ठीक है, ये हमारे पास एक एरिया है जो आपको एकदम सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एरिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लेते हैं इस कॉपी के पेज के नीचे प्लस का चार्ज है, ऊपर आपकी तरफ किसका चार्ज है? माइनस का चार्ज है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस की तरफ जाएंगी। तो आपको देखना है कि इससे 90 डिग्री बनाते हो। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? ये अपने पेन रखा, ये 90 डिग्री बना। ठीक है, तो इससे 90 डिग्री बनाते हुए जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही होंगी उनकी काउंटिंग कर लेनी है। ठीक है, मान लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम सीधे सीधे आपकी तरफ आई। ठीक है, एकदम 90 डिग्री बनाते हुए सीधे ऊपर की तरफ आई, तो अपनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, सही में समझ में आ गई बात अपन को। ठीक है, जो 90 डिग्री बनाते हैं उनकी काउंटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, यदि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता तो दिया मैंने क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब जितनी भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जो कितने डिग्री बनाते हुए 90 डिग्री बनाते हुए उससे सीधे ऊपर की तरफ निकल रही हूँ, उनकी टोटल काउंटिंग कर लीजिए, वही हमारे लिए क्या कहला जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहला जाएगा। ठीक है, अपन लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी डेफिनेशन? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ, या कह सकते हैं अपन थ्रू अ गिवन एरिया, है ना, THROUGH होना चाहिए ना, THROUGH, थ्रू अ गिवन एरिया, या फिर इसी एरिया की बात करो इसलिए गिवन एरिया, या थ्रू एनी एरिया भी आप लिख सकते हैं। थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा? हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि आपको क्या कहा गया है, ये एरिया को क्या रखा अपन ने? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। ठीक है, क्या रखा है? इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। इज द मेजर ऑफ, इज द मेजर ऑफ, मेजर मतलब नापना है। ठीक है, इज द मेजर ऑफ टोटल, अब टोटल मतलब कुल कर लेना है कि कितनी निकल रही है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली। पासिंग नॉर्मली का मतलब क्या हो? नॉर्मली मतलब कितने डिग्री बनाते हुए? 90 डिग्री बनाते हुए। पासिंग नॉर्मली, या फिर अपन और दूसरे शब्दों में लिख ही देता हूं मैं कि परपेंडिकुलर, नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक नहीं आएगा, एरिया। ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे 90 डिग्री बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल रही होंगी उन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग कर लेनी है, वही हमारे लिए कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है सर कि ऐसे कैसे काउंट कर पाएंगे, क्योंकि वो दिखती तो है नहीं, क्योंकि इमेजनरी कर्व्स होते हैं। तो हाँ, वो दिखती नहीं, तो इसलिए उसके लिए फॉर्मूला आएगा। उसका फॉर्मूला हो जाता है अपने पास
फाई मतलब कि फ्लक्स से डिनोट कर रहा हूँ मैं। फाई यदि मैं कहता हूँ तो फाई आएगा अपने पास यहाँ पर ई आ सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक होता है उसके लिए बी आएगा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि आप पूरा का पूरा फ्लक्स निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ठीक है। पर प्रॉब्लम यह है सर कि 90 डिग्री नहीं निकल रही हूँ, जो टेढ़ी मेढ़ी निकल रही हो, तो आओ भाई उसका भी फॉर्मूला बता देता हूँ, ध्यान देना। सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, क्या है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, या कह लीजिए एरिया वेक्टर की बात कर लेता हूँ कि अपना एरिया ही थोड़ा सा टेढ़ा है। क्या है? अपना एरिया थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। ये अपना एरिया हो गया। अब अपना एरिया कुछ इस प्रकार से टेढ़ा, तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा? टेढ़ा ही जाएगा। तो इसका एरिया वेक्टर सपोज कर लेते हैं अपना ऐसा जा रहा है, ठीक है। या फिर अपन कहते हैं कि एरिया वेक्टर इसका सीधा एकदम सामने की तरफ जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, ठीक है। कुछ ना कुछ एंगल बना रही हैं। कितना एंगल बना रही है? तो सपोज कर लेते हैं कि थीटा एंगल बनाते हुए जा रही हैं। तो एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि थीटा एंगल बनाते हुए जा रही हैं, तब फ्लक्स क्या आएगा? तब यहाँ पर अपन एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट तोड़ेंगे। एक तो इसी डायरेक्शन में होगा, चूंकि ये थीटा है तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ वाला क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा ई साइन थीटा। क्या ये वाली बात आपने पहले भी पढ़ी है? हाँ, ये वाली बात पढ़ी ही होगी कि दो कंपोनेंट तोड़े जा सकते हैं। तो ये हो गया ई कॉस थीटा और ये हो गया ई साइन थीटा, ठीक है। तो चलो भाई, अपना फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये कब है? जब 90 डिग्री बना रहे हो। कितने डिग्री बना रही हूँ? 90 डिग्री। पर असली फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा सर फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? ई ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। और चूंकि कॉस थीटा आया मतलब आप समझ रहे हैं कैसी क्वांटिटी आएगी भाई? स्केलर प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट, है ना। स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट मतलब सेम चीज हो गई। ए डॉट बी यदि अपन करूं तो आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। ये कौन सा प्रोडक्ट होता है? डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट मतलब स्केलर क्वांटिटी। इससे प्रूफ होता है कि हाँ, फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है फ्लक्स? फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? जी सर, ये वाली बात हो गई है क्लियर, ठीक है। अब ऐसा ना देखे कुछ और दिया हो तो छोटा सा फ्लक्स निकालना हो तो आप कहेंगे सर डी फाई, यदि मुझे फ्लक्स पूरा को पूरा नहीं निकालना, एक छोटे से टुकड़े मतलब यहाँ पर ये मान लेते हैं इतने से टुकड़े पे निकालना है, तब की कहानी में क्या करेंगे? तब की कहानी में आप क्या करने वाले हैं? आप यहाँ पे फाई की जगह पर आप लिखेंगे डी फाई और ये हो जाएगा अपना ई डी एस कॉस थीटा। मतलब एरिया छोटा सा कर लिया है। अब सर यहाँ पे ए था, कोई दिक्कत नहीं, आप डी ए लिख दीजिए, डी एस लिख दीजिए। एस मतलब सरफेस एरिया, ए मतलब कि एरिया, मतलब वही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब ध्यान देते हैं अपन गॉसेस थ्योरम पर कि गॉस थ्योरम हमसे क्या कहता है, ठीक। तो आइए भाई गॉस थ्योरम पे आते हैं। फ्लक्स समझ में आ गया। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा या ई डी एस कॉस थीटा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जी नहीं सर। यदि मुझे फ्लक्स निकालना होगा तो क्या करूँगा? इस फॉर्मूले को रखूंगा और आंसर मेरा आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब आपको सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए कही जाए। सारी वैल्यूज से क्या मतलब है? मेरा सारी वैल्यूज से मतलब है कि आपको बोला जाए भाई फ्लक्स निकालो, ठीक है, निकाल लेंगे सर। फॉर्मूला क्या होगा फ्लक्स का? फ्लक्स का फॉर्मूला होगा सर ई कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा, सॉरी, ये हो जाएगा सर ई ए कॉस थीटा। अब मैं कहता हूँ ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट, फिर क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय एरिया। यदि सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर और यदि स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो अब अपन को एंगल भी पता होना चाहिए। तो इतना सारा कैलकुलेशन, इसकी वैल्यू रखेंगे, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे, फिर इसकी, बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसके लिए अपने प्यारे से एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है गॉस। क्या नाम है उनका? गॉस। तो गॉस ने अपना एक थ्योरम दिया जिसमें उन्होंने इतना सबको ईजी कर दिया, ठीक है। तो अपन लिखते हैं गॉसेस थ्योरम। क्या है गॉसेस थ्योरम? आइए समझते हैं। अभी आपने फ्लक्स समझा। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला सर फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। छोटा वाला निकालना हो, यदि कम फ्लक्स निकालना हो तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा या डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये तो इसमें क्या था? वैल्यू बहुत ज़्यादा रखनी पड़ रही थी। तो गॉस ने अपना एक थ्योरम दिया और उन्होंने इस बात को समझाया कि भाई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्लक्स निकालना है, मान लेते हैं हमारे पास एक क्लोज सरफेस है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो कॉन्सेप्ट है केवल क्लोज सरफेस में लग सकता है ना। किस में लग सकता है? केवल क्लोज सरफेस में। मान लीजिए हमारे पास एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस है, ठीक है। अब इससे लिंक्ड फ्लक्स निकालना है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। क्या करना है आपको? यदि ये फॉर्मूला लगाना है तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गॉस ने कहा कुछ नहीं करना है, इसमें जो जितना भी चार्ज दिया है ना क्यू, उसको एपिसिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, तुम्हारा फ्लक्स आ जाएगा। गॉस ने क्या बोला कि जितना चार्ज दिया उसको एपिसिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तुम्हारा फ्लक्स आ जाएगा। अब बोलो भाई इतना सारा फॉर्मूला लगाओ या फिर डायरेक्ट चार्ज को एपिसिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, क्या इजी पड़ेगा भाई? चार्ज को एपिसिलॉन नॉट से डिवाइड करना इजी पड़ेगा। तो ये गॉस का थ्योरम। तो आइए भाई
गॉस का थ्योरम लिखते हैं। गॉस का थ्योरम क्या है अपने पास, बहुत सिंपल सा थ्योरम है। अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, या कह लीजिए इट स्टेट्स दैट क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज सरफेस, क्या है भाई, फॉर्मूला कब यूज होगा, जब क्लोज सरफेस होगी, तो लिंक्ड विथ क्लोज सरफेस, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज सरफेस is equal to, the total flux linked with closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times, क्या हो गया, 1 upon epsilon naught times the total charge present on it, the total charge प्रेजेंट ऑन इट। अब इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी अपन को टोटल फ्लक्स निकालना है ऑन इट, हाँ इसका मतलब क्या है सर, टोटल फ्लक्स यदि निकालना है तो जितना भी चार्ज है उसको 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब फॉर्मूला गॉस ने बोला कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, अपना फ्लक्स अपने सामने आ जाएगा। ठीक है, अब सर इतनी बड़ी बात बोली है गॉस ने, इतना बड़ा फॉर्मूला छोड़ के हम गॉस का थ्योरम लगाने जा रहे हैं, क्या ये सच में सही है? बिल्कुल हाँ, ये एकदम सच में सही है। अब कैसे सही है, तो आओ भाई गॉसेस थ्योरम का अपन प्रूफ भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम को प्रूफ, और सच में यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, तो चलिए भाई गॉस थ्योरम को अपन करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे कि स्फेरिकल सरफेस के लिए, किसके लिए, स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो लेट सपोज देयर बी ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, क्या मान लेते हैं अपन कि एक हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस क्या है आर, और सारा का सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं हम इसके सेंटर पे, कहाँ पर, इसके सेंटर पे। अब इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है सर, ये डिस्टेंस है आर। क्लियर हो गई। अभी ध्यान देंगे, यदि मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एकदम 90 डिग्री बनाते हुए सीधे सीधे, क्योंकि हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लास्ट लेक्चर याद है ना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस की क्या होती हैं, नॉर्मल हुआ करती हैं। आइए, अब आपको पता है कि हम जब भी फ्लक्स निकालते हैं तो टोटल फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, बहुत सिंपल तरीका। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए पहले थोड़ा सा फ्लक्स निकालिए, फिर उसका कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो मान लेते हैं अपन इस पूरी सी सरफेस में, पूरे बॉल में इतना छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं, जिस टुकड़े को मैं कह रहा हूँ ds। क्या टुकड़े को कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ds। अभी ध्यान देंगे, यदि मैं पूछूं कि इसका वेक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ds का भी वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि वो भी 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया सर, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, ये अपना एरिया वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक का, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया सर, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। क्या ये वाली बात क्लियर है? जी सर, ये वाली बात क्लियर है। कहानी ये कुछ बाहर आ गया, कोई बात नहीं है, कहानी पे आगे बढ़ते हैं अपन। अपने पास यदि अब फ्लक्स निकालना है, ठीक है, तो फ्लक्स यदि मुझे डी फाई निकालना था, ठीक है, निकालता हूं मैं, अपन लिखते हैं फ्लक्स। ठीक है, चलो डायरेक्ट समझा रहा हूं, आप यहाँ पे लिखेंगे लेट देयर बी ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड होल चार्जेस कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, सारी चीजें लिखेंगे आप। चलो, अब अपन निकाल रहे हैं फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था सर, डी फाई इज इक्वल टू हुआ करता था ई डी एस कॉस थीटा। क्या होता था सर, ई डी एस कॉस थीटा होता था। अब यदि मुझे टोटल फ्लक्स निकालना हो, तो ये तो थोड़ा सा स्मॉल फ्लक्स आया ना, यदि मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहता हूँ तो क्या करूँगा सर, टोटल फ्लक्स निकालना तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पर डी फाई का, ई कांस्टेंट उसको बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं डी एस का, और कॉस थीटा की जगह पे आएगा कॉस 0 डिग्री। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। बिल्कुल सर बढ़ सकते हैं। तो यदि टोटल फ्लक्स निकाल दूँ, यदि टोटल फ्लक्स निकाल दो तो ये आ जाएगा फाई, ये आ जाएगा ई मल्टीप्लाई बाय ये जो इंटीग्रेशन डी एस है, ध्यान देना इंटीग्रेशन डी एस है, ये टोटल सरफेस एरिया होगा। जी सर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, किसी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आया करता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो करेंटली फाइनली आपका फ्लक्स कितना आ जाता है ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में वैल्यू रखूंगा। ठीक है, क्या करने वाला हूँ, इसी में वैल्यू रखने वाला हूँ। तो ई की वैल्यू अपन कहते हैं कि सर बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू ई की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा फाइनली फाई इज इक्वल टू, क्या बनेगा, फाई इज इक्वल टू ई की जगह पर ध्यान देना
इस ई की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई Q अपॉन में आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 4 पाई r स्क्वायर, तो मैं वो लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर। अभी तुम ध्यान दोगे तो आपका क्या होगा, इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है सर फाई इज इक्वल टू, ऊपर बचा सर क्यू, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट, और हेंस इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड द गॉसेस थ्योरम। ठीक है, दिस प्रूव्स गॉसेस थ्योरम। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, दिस प्रूव्स गॉसेस थ्योरम। ठीक है, GAUSS फिर S थ्योरम। ठीक है, इससे हमारे को पता चलता है कि हाँ गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया है। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या था, गॉस ने बताया कि सर फ्लक्स निकालना है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्या करना है, चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, अपने पास फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, गॉस थ्योरम का प्रूफ समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया। आओ भाई, गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपके एग्जाम में मिलेगा आपको, और डेफिनेटली कोई ना कोई एप्लीकेशन मिल जाएगा इसका, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, चलिए अब अपन अगले टॉपिक पे फोकस करें। हमारा अगला टॉपिक क्या था सर? हमारा अगला टॉपिक है गॉसियन सरफेस। क्या है हमारा अगला टॉपिक सर? हमारा अगला टॉपिक है गॉसियन सरफेस। चलो भाई देखते हैं गॉसियन सरफेस क्या होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, डरने वाली कोई बात नहीं है। GAUSSIAN लिखना चाहिए मुझे गॉसियन सरफेस के लिए। ठीक है, चलो अब क्या होती है गॉसियन सरफेस? प्रॉब्लम वाली बात यह है कि यदि मुझे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, क्योंकि गॉस थ्योरम केवल फ्लक्स निकालने में काम में नहीं आएगा, इसी प्रकार से बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में भी काम आएगा। तो सपोज कर लेते हैं यदि मुझे किसी सिंपल से चार्ज, इस प्लस चार्ज की वजह से मुझे क्या निकालना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तब मुझे इसके आसपास क्या कर, चूंकि अपन को पता है कि गॉस सरफेस, गॉस का जो थ्योरम है वो कहाँ अप्लाई होता है, केवल क्लोज सरफेस में। गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली इन क्लोज सरफेस। अब ये सिंपल सा चार्ज है, इसके आसपास कहाँ क्लोज सरफेस ढूंढोगे? तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, हम अपनी क्षमता के लिए इसे इमेजिन करेंगे कि इसके आसपास क्या है, एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है। अब इसके आसपास आप क्या मान सकते हैं सर? इसके आसपास तो अपन मान सकते हैं कि एक स्फीयर है। ठीक है, तो ऐसा ये क्या अपन ने, ये अपन ने इमेजिन किया है। ठीक है, ये एक अपने लिए इमेजिनरी सरफेस है। कैसी सरफेस है सर? ये एक अपने लिए इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक बढ़िया सा वो दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, एक वायर दे दिया जाए। ठीक है, अब हमारे पास एक बढ़िया सा सुंदर सा वायर है, वायर पे प्लस का चार्ज है। अब इसके आसपास क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि स्फीयर इमेजिन कर लो? नहीं सर, स्फीयर इमेजिन करेंगे तो सेंटर में आएगा ही नहीं, सिमेट्री बनेगी नहीं। तो इसके आसपास क्या इमेजिन करेंगे हम? इसके आसपास हम इमेजिन करेंगे एक बढ़िया सा सिलेंडर। क्या इमेजिन करेंगे? इसके आसपास सर हम इमेजिन कर लेंगे एक बढ़िया सा सिलेंडर, जो कि क्या हो जाएगी, फिर से अपने लिए क्लोज सरफेस हो जाएगी, जहाँ अपन गॉस का थ्योरम इजीली लगा सकते हैं। तो बात समझ में आ गई है। बात ऐसी है कि गॉस थ्योरम, जो गॉस का थ्योरम है, वो केवल क्लोज सरफेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें हर बार क्या चाहिए होगी, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस चाहिए होगी। तो गॉसियन सरफेस क्या कहलाती है? वही इमेजिनरी क्लोज सरफेस को अपन क्या कहा करते हैं, उसी इमेजिनरी क्लोज सरफेस को अपन कहते हैं गॉसियन सरफेस। एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, क्या हो गए, एनी हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब सोची हुई, ठीक है, इमेजिनरी भी कह सकते हैं, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, इमेजिनरी सरफेस होगी। ठीक है, एक ऐसी सरफेस जो इमेजिनरी होगी और जिसको सिर्फ और सिर्फ अपन किस लिए इमेजिन कर रहे हैं, केवल और केवल इसलिए इमेजिन कर रहे हैं कि हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो अपन आते हैं एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस या एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज इज कॉल्ड enclosing a charge is called Gaussian surface, enclosing a charge is called Gaussian surface। ठीक है, कोई भी ऐसी सरफेस जो किसी चार्ज को कवर कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। क्या कहेंगे अपन उसे? हम उसे कह देंगे सर गॉसियन सरफेस। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जी नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या ये थ्योरम क्लियर हो रहा है? ठीक है, थ्योरम क्लियर हो गया, उसका प्रूफ भी देख लिया, गॉसियन सरफेस भी हमने देख ली है। चलिए आइए एक लास्ट टॉपिक करते हैं, जो हमारा क्या है, कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। ठीक है, डेरिवेशन और डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। ठीक है, ये अपना लास्ट टॉपिक है, इजी है, बन जाएगा आपसे ये वाला भी। ठीक है, चलिए समझते चलें, नोट्स बनाते चलें साथ ही साथ इसके। ठीक है, ट्राई करूंगा कि मैं कुछ दिनों के अंदर सारे लेक्चर्स के नीचे PDF भी डाल दूं। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ क्या है अपना टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, COULOMB और S, कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम क्या, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। अपन क्या कर रहे हैं, गॉस के थ्योरम से, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम,
गॉस के थ्योरम से कूलॉम्स लॉ का क्या करने वाले हैं हम, डेरिवेशन। ठीक है, एल जैसा बन गया शायद। ठीक है, अच्छा एक और बात बोल दूं भाई, कई बार क्या होता है मैं जब लिख रहा होता हूँ थोड़ी चीजें आगे पीछे हो जाती है ना, स्पेलिंग मिस्टेक, तो अब स्पेलिंग को लेकर नहीं बैठ जाना, वो तुम भी समझदार हो, होती है, हर किसी से हो जाती है। ठीक है, चलो तो अपन बढ़ जाए डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। हाँ चलो भाई, कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन करना है, तो कूलॉम्स लॉ क्या था भाई, फोर्स, किसी भी वजह से फोर्स निकालना अपने को, तो फोर्स यदि निकालना है तो अपने को चाहिए एक चार्ज। ठीक है, अपन ने एक चार्ज लिया, ये प्लस का क्यू चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि अपन ने एक प्लस का क्यू चार्ज ले लिया है तो इसके आसपास क्या करेंगे, लेट अस इमेजिन हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। क्या इमेजिन करने वाले हैं अपन, एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी गॉसियन सरफेस को हम क्या करने वाले हैं, इमेजिन करने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज कर लिया कि इस चार्ज के आसपास एक गॉसियन सरफेस थी। ठीक है, अब यदि गॉसियन सरफेस थी तो यहाँ से इसका रेडियस मान लेते हैं इतनी, अपन यहाँ यह है कि इस चार्ज Q की वजह से किसी चार्ज Q0 पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये निकालना है। ठीक है, तो चलो भाई ये पॉइंट आ गया अपने पास और ये डिस्टेंस ले लेते हैं r। अब यदि कोई पूछे सर फ्लक्स का फॉर्मूला, तो सर फ्लक्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। क्या फॉर्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू होता है q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चलो इसको इक्वेशन बना देते हैं 1। इसका नाम क्या बोलेंगे, बोलेंगे गॉसेस थ्योरम से। क्या, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, GAUSS गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम से हमें ये पता चला कि भाई क्यू फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, लेकिन यदि अपन फ्लक्स सच में निकालना चाहें तो फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, ऑल्सो फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, फ्लक्स का फॉर्मूला यदि मैं डी फाई की बात करता हूँ तो डी फाई आता है सर EDS cos थीटा, बिल्कुल आता है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वही चीज़ देखो भाई, यहाँ पर मैं सबसे पहले बनाता हूँ बढ़िया सा एरिया, इतना छोटा सा एरिया लिया जाए। ठीक है, तुम ये कर चुके तो इजी पड़ेगा तुम्हारे लिए। यदि मैं पूछूं इस एरिया का वेक्टर क्या है, तो सर एरिया का वेक्टर DS सामने की तरफ है। वहीं पर यदि मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कहाँ है, तो सर आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी एकदम सामने की तरफ है, ये केवल E रहेगा, DE नहीं रहेगा। ठीक है, चलो तो इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। तो ये हो जाएगा D फाई इज इक्वल टू, ये हो रहा है E डॉट DS और cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा D फाई इज इक्वल टू E डॉट DS। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, जी नहीं सर। अब यदि अपन बात करें कि टोटल फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना मुझे, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करूंगा सर, इंटीग्रेशन कर दूंगा, बिल्कुल इंटीग्रेशन करूंगा। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मैं करता हूँ इंटीग्रेशन D फाई, और यहाँ पर E बाहर आ जाता है और इंटीग्रेशन होता है DS। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या इमेजिन करके चल रहा हूँ सर, मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ इमेजिन करके चल रहा हूँ कि मुझे फ्लक्स नहीं मालूम है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मालूम है कि क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला रखेंगे ही नहीं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है फाई इज इक्वल टू E और इंटीग्रेशन DS, मतलब सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन। बताओ भाई स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है सर 4πr²। क्या होता है, 4πr²। तो ये हो जाएगा E मल्टीप्लाइड बाय 4πr², इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बता इक्वेशन 1 देखो और इक्वेशन 2 देखो, क्या दोनों ही फ्लक्स का फॉर्मूला बना हुआ है, जी सर दोनों ही फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो अपन बोलते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या बोल रहे हैं अपन कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हेल्प से हम देखते हैं कि भाई ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। अपन लिखते हैं E मल्टीप्लाई बाय 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4πr² मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4π और एप्सिलॉन नॉट को साथ में लिखता हूँ। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या लिखता हूँ, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, जी नहीं सर। है, एक प्रॉब्लम तो है सर, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, अपॉन में r²। ठीक है, चलो अब यदि आपसे पूछे कोई फोर्स, या बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होती थी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, सर डेफिनेशन होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की कि किसी भी चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है। ठीक है, तो उसी हिसाब से यदि मैं पूछूं कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, यदि मैं पूछ रहा हूं कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, तो फोर्स कितना लग रहा है Q0 पे, सिंपल सा फॉर्मूला है सर, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था F अपॉन में Q, तो F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई में E। अब ये Q0 चार्ज है तो Q0 मल्टीप्लाई में E कर देंगे। ठीक है, चलो तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, तो ये आ जाएगा सर फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 इज इक्वल टू Q0 मल्टीप्लाइड बाई E। तो E की वैल्यू क्या है, ये इसमें Q0 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगा Q मल्टीप्लाई बाई Q0 अपॉन में r²। क्या तुम्हें लगता है कि ये फोर्स का फॉर्मूला बन गया, जी सर ये फोर्स का फॉर्मूला बन चुका है। तो क्या कूलॉम्स लॉ में यही फोर्स का फॉर्मूला था, जी सर कूलॉम्स लॉ में यही फॉर्मूला था। तो दिस इज
कूलाम्स लॉ एंड वी हैव डिराइव्ड कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। ठीक है, ये हमारा कूलाम का नियम है और कूलाम्स लॉ हमने गॉस थ्योरम से गॉस थ्योरम की हेल्प से आराम से कैलकुलेट कर लिया है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जी नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शुरू कहाँ से होता है सर? शुरू सॉल्व होना यहाँ से होता है, फिर खत्म यहाँ से होता है। ये पार्ट 1 है अपने पास सॉल्यूशन का और ये वाला अपना पार्ट 2 है सॉल्यूशन का। ठीक है, चलिए समझ में आया। थोड़ा सा उस तरफ से लिखना चालू किया था। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या था, इस तरफ यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो ये अपना ये वाला पार्ट 1 है सॉल्यूशन का और ये वाला पार्ट अपना 2 है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने समझा कि गॉसेस थ्योरम क्या है, गॉस लॉ से कैसे कूलाम्स लॉ का डेरिवेशन कर सकते हैं। हमने समझा कि गॉसियन सरफेस क्या होती है और साथ ही साथ हमने समझा फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो जब यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं, इतने अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो वही बातें दोबारा से कहना चाहूँगा कि यदि सारी चीज़ें सही चल रही हैं तो आपको करना है इसे सब्सक्राइब। क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है और करना है लाइक और करना है शेयर दोस्तों के साथ और बता दो भाई एक चैप्टर पूरा का पूरा हमारे पास आ चुका है, जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करें। ठीक है, और तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा गुड डे एंड थैंक यू।